बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने हिस्सा नस्ल में से सबक नंबर 9 नई और पुरानी तहज़ीब की टक्कर पढ़ेंगे, जो कि सिनफ़े एतबार से मज़मून है। और टक्कर का मतलब होता है आमना सामना, मुकाबला या बराबरी। तहज़ीब होता है रहने सहने के अंदाज़, यानी जो नया तरीक़ा है, अभी का जो चल रहा है या पुराना जो गुज़र चुका है, उसके बारे में ये आपका लेसन है। तो कोशिश कीजिएगा, मायने भी लिखिएगा और अच्छे तरीके से मफ़हूम को भी समझने की, स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी इसकी तदरीस के बाद आप मज़मून लिखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है, अपने ख़याल के मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक। और आप लोगों को मुहावरों के बारे में, रोज़मर्रा मुहावरों के बारे में भी इल्म हो जाएगा। तो चलें अब हम अपना सबक पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं कि हमें स्टोरी में क्या बताया गया है। अंग्रेज़ी की एक मिसल है, यानी मिसाल है कि मशरिक़ मशरिक़ है और मगरिब मगरिब, ये दोनों ना मिले हैं ना मिलेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मशरिक़ वाले मगरिब से नहीं मिल सकते और मगरिब वाले मशरिक़ से नहीं मिल सकते, तो ये दोनों अलग अलग हैं। जिस तरह ये सही है, यानी कि वो बताया गया है, एक मिसल बताई गई है, इसी तरह ये मिसल भी सही होनी चाहिए कि माजी माजी है और हाल हाल, यानी कि माजी जो है वो माजी ही होता है, वो हाल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये दोनों ना मिले हैं और ना मिलेंगे, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर इनकी टक्कर हो गई, यानी कि अगर इनका आमना सामना हो गया, इनकी आपस में इनका मुकाबला होगा, तो क्या होगा। तो समझ लीजिए, दो ही मुसीबतें पेश आएंगी जो मुझ गरीब को पेश आई। यानी यहाँ पे जो मुसन्निफ़ हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा, उसके साथ कोई हादसा पेश आता है, तो वो ये कह रहा है कि अगर माजी और हाल आपस में मिलते हैं तो इसके साथ भी वही मसले मसाइल पैदा होंगे जो कि मेरे साथ भी पेश आए हैं। और वो अपनी आप कहानी सुनाने लगा है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा, इनको भी सुन लीजिए। वाक़यात असरे तापा, यानी सर से पाँव तक, गलत सही मगर, यानी कि वाक़या जो मैं सुनाने लगा हूँ ये सर से पाँव तक चाहे गलत है, मगर पढ़िएगा ज़रूर, अच्छे तरीके से उसको समझिएगा, यकीन कीजिएगा, वरना पढ़ने में खाक मज़ा ना आएगा। यानी कि इसको अच्छे से पढ़िएगा, वरना अगर आप इसको पढ़ भी लेंगे तब भी आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आप इस पर तैयार हैं तो बिस्मिल्लाह आगे चलें। आओ हज़रत तुम्हें भी दिखलाएं सैर माजी की इस ज़माने में, यानी कि वो ये कह रहा है कि ये जो हमारा हाल है, अभी का जो ज़माना है, उसमें मैं आपको माजी की सैर करवाता हूँ। सने 1900 कुछ में हमने तालीम से फ़राग़त पाई, अब नौकरी की तलाश हुई। एक रियासत में नाम की जगह सिफ़र हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात थे, इसलिए कॉलेज से निकलकर सीधा उधर का रुख किया। यहाँ पहुँचे तो किसी ने कहा नौकरी कर लो, किसी ने कहा अभी तालीम जारी रखो, चूँकि कॉलेज का ख़याल दिल से अभी तक महव नहीं हुआ, यानी ख़त्म नहीं हुआ, और वहाँ की सोहबतें पेश नज़र थी, इसलिए तबीयत ने इस तजवीज़ को पसंद किया और हम भी इस दूसरी पार्टी के साथ हो गए। खुदा की कुदरत देखो कि सूरत भी खुद ब खुद पैदा होगी, यानी ये भी सूरत जो थी वो भी खुद ब खुद आगे आगे पैदा होती गई। इस रियासत में मेरे एक अजीज़ एक बहुत ही बड़े ओहदे पर थे। उन्होंने मुझसे कहा, अरे मियाँ, मैं एक तरकीब बताता हूँ। यहाँ के एक अमीर अपने छोटे साहबजादे को तालीम के लिए अलीगढ़ भेज रहे हैं। यानी कि यहाँ पे वो आप एक तरीका बता रहा है कि एक साहब जो हैं वो बड़े हैं, अमीर हैं, वो अपने बेटे को तालीम के लिए अलीगढ़ भेज रहे हैं। मेरा उनके यहाँ बहुत असर है, अगर कहो तुमको इस लड़के का अतालीक बनाकर भेजने के लिए कह दूँ, यानी कि उसके साथ तुम भी चले जाओ, मैं कह दूँगा कि ये तुम उसके उस्ताद हो। अतालीक उस्ताद को कहते हैं। तुम्हारी तालीम मुफ्त में हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नवाब साहब बड़े रसूख, यानी कि जो है ज़ब्त वाले हैं, रब्त वाले हैं, असर वाले हैं। वापसी के बाद तुम्हें कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। मैंने कहा आपको इख्तियार है। दूसरे तीसरे ही रोज़ इन्होंने मुझे बुलाकर कहा, लो सब मामला ठीक ठाक हो गया, अब आप नवाब साहब के नाम की जगह नुक्ते समझ लीजिए और मददगार साहब के इसमें शरीफ यानी नाम पर लकीर खींच दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सच्ची बात बुरी मालूम होती है, कहीं नाम बताकर मैं खुद मुसीबत में ना फंस जाऊं। यानी कि यहाँ पे वो किसी चीज़ का हेर फेर बता रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो तो सही रहोगे।
बहरहाल 2 बजे ही मैं नहा धोकर कपड़े बदल स्याह तुर्कश यानी वो तुर्की होते हैं ना, कोट, तुर्कियों वाला जो कोट होता है, दस्तार पहनकर, दस्तार पगड़ी को कहते हैं, और बगलूस यानी वो जो बेल्ट नुमा होता है, बांध तैयार हो गए। यहाँ नंगे सर रहने की आदत थी। दस्तार पर यानी जो पगड़ी थी, दस्तार पर सर बार हो गई यानी बोझ सा होने लगा। अगरचे शिमला बमकदारे इल्म यानी जितना इल्म हो इस मुनासिब से दावा करना चाहिए के लिहाज से इस दस्तार का बोझ कुछ ज़्यादा न था। फिर भी रह रह कर ये जी चाहता था कि इसको अलग ही रहने दूँ, उतार कर रख दो और नंगे सर ही चले जाओ। मगर क्या किया जाता। वो नवाब साहब पुरानी वज़ा के, वो पुराने तौर तरीके के दिल दादा थे कि नंगे सर जाना यकीनन खाली हाथ आने की सूरत इख्तियार कर लेता। इसलिए कहरे दरवेश बर जाने दरवेश यानी कि गरीब का जो गुस्सा होता है उसका अपने ऊपर ही उतरता है। इस बार को उठाना ही पड़ा यानी इस बोझ को उठाना पड़ा। किसको? वो दस्तार जो उसकी पगड़ी थी। हम कोट का दामन नीचे खींचते और दस्तार को दुरुस्त करते, गाड़ी में जा बैठे। चलते चलते आंधी आ गई। आखिर खुदा खुदा करके नवाब साहब का मकान आया। गाड़ी से उतरे, आगे मददगार साहब और पीछे हम नवाब साहब की आलीशान यानी आला मर्तबे और पुरतकल्लुफ़ शानदार कोठी में दाखिल हो गए। 3 बज चुके थे मगर मालूम हुआ कि अभी नवाब साहब आराम में हैं। इसलिए दोनों बलैयर ड्रोम में बैठ गए। ये बलैयर ड्रोम यानी कि स्नूकर खेलते हैं ना, उसका एक कमरा होता है, उसको कह रहा है। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि नवाब साहब बेदार हुए यानी जाग गए हैं। फिर इत्तला आई कि आंखें मलते मसहरी से उठे। फिर कहा गया कि हाथ धो रहे हैं। चौबदार यानी नौकर जो हैं, चौबदार आते यानी बार बार आते कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। यहाँ तक कि ये पर्चा लगा कि अब शेरवानी की आस्तीन में हाथ डाला है। ये खबर आई थी कि कमरे का रंग ही बदल गया। या तो हम 2 ही आदमी बैठे थे या सारा कमरा आदमियों से भर गया। कोई इधर से आया, कोई उधर से, कोई इस कमरे से निकला, कोई उस कमरे से। मददगार साहब से सबकी साहब सलामत हुई यानी कि सबकी उस साहब से सलाम दुआ हुई। नवाब साहब उनको बहुत चाहते थे। फिर भला मुसाहिबैन कहते हैं करीबी साथी को क्या हौसला था, इनसे झुक कर ना मिलते, अलबत्ता मुझको देखकर ज़रा खींचते थे। अक्सरों ने अपनी नाकें ज़रा ऊपर चढ़ाकर छोड़ी। अब थोड़ा सा इस मकान का नक्शा भी सुन लीजिए यानी कि जहाँ पे वो था उसका हाल बयान कर रहा है। कोठी क्या है? किसी बड़े बादशाह का महल है। क़यामत की कुर्सी है। सामने बड़ा मैदान है। इसमें से एक चौड़ी सड़क चक्कर खाती हुई सीढ़ियों तक आती है। सीढ़ियों के बाद सेहन यानी चबूतरा, ज़मीन से ऊंची जगह को चबूतरा कहते हैं। चबूतरे के बाद फिर सीढ़ियां हैं और यहीं से कई मंजिला मर्दाना मकान शुरू होता है। पहली मंजिल में पुराना दकियानूसी यानी पुराने ज़माने का सामान भरा हुआ है। इन कमरों के सामने जो बरामदा है इसमें चंद टूटी फूटी कुर्सियाँ लावारिस हाजतमंदों के लिए पड़ी रहती हैं यानी मस्कीनों के लिए हाजत जो कि ज़रूरतमंद आते हैं वो वहाँ बैठते हैं। इन कुर्सियों से मुझको भी वास्ता पड़ा है यानी कि वो ये कह रहा है कि मैं भी इसमें बैठा हूँ, मेरा भी वास्ता पड़ा है। इसका जिक्र आइंदा करूँगा यानी कि वो अपनी स्टोरी इसके बारे में भी बताएगा लेकिन बाद में। जो बड़ी सड़क चक्कर खा के महल सरा के दरवाजे को गई वो बलैयर ड्रोम के सामने से गुजरती है और यहाँ इतनी चौड़ी हो गई है कि अच्छा खासा सहन निकल आया है। बलैयर ड्रोम के बिल्कुल सामने दूसरी मंजिल से नीचे आने का जीना और इसके बाईं तरफ ऊपर के बड़े कमरे के सामने छोटा सा छज्जा है यानी वो जो कहते हैं ना कि वो मतलब छत या खिड़की के आगे एक बढ़ा हुआ हिस्सा होता है जो कि धूप को रोकता है। ऊपर निहायत खूबसूरती, नीचे मुंडेर है। बस मेरे मज़मून के लिए मकान का इसी कदर ही नक्शा बिल्कुल काफ़ी है यानी कि जो मज़मून है मकान का नक्शा बस इतना ही बहुत है। खैर, तो हम सब ये सुनकर कि नवाब साहब बरामद होने वाले कमरे से बाहर निकल आए और इसी तरह लाइन बांध कर खड़े हुए कि ये छज्जा
हमारे बिल्कुल सामने था। बलेयर रोम हमारे बाएं तरफ और जीना हमारे दाएं तरफ। हर शख्स की नज़र इस छज्जे पर लगी हुई थी कि एक दफ़ा ही चौबदार ने आवाज़ दी, आदाब बजा लाओ। इस आवाज़ के सुनते ही सब तो एक दफ़ा ही रुकू में गए, मगर मैंने झुकने से पहले एक नज़र नवाब साहब पर डाली। क्या देखता हूँ कि नवाब साहब छज्जे पर खड़े हैं, मगर बिल्कुल इस तरह के गोया फ़ोटो उतरवा रहे हैं। मैंने वलायत की एक मशहूर तस्वीर देखी है जिसमें एक बारहसिंगे को पहाड़ की चोटी पर नहायत अकड़ कर खड़े हुए दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा है, आई एम द मोरेज ऑफ ऑल आई सर्वे, यानी कि उसका तर्जमा कुछ यूँ है, मैं इस सारे इलाके का बिला शिरकत गैर बादशाह हूँ। बस समझ लो कि वही रंग था, नीचे सिर्फ ये लिखना बाकी था, जिधर देखता हूँ उधर मैं हूँ। जब इस तस्लीमात यानी सलाम दुआ के झगड़े से निजात पाकर मैंने ऊपर नज़र की तो क्या देखता हूँ कि नवाब साहब खड़े मुस्कुरा रहे हैं। समझ गया कि हो ना हो ये मेरी हरकत का असर है। जी में तो आया कि ला हौला वला कुव्वत, तो किसी मुसीबत में पड़ा, चल घर चल। सोचा ज़रा यहाँ का रंग भी देख लूँ, नई चीज़ हमेशा अच्छी मालूम होती है, इस लुत्फ़ का भी मज़ा उठा। मैं इसी उधेड़ बुन में यानी कि इसी कश्मकश में था कि नवाब साहब ने फरमाया, ओहो ये हमारे छोटे मियाँ के मास्टर साहब हैं, चलो छुट्टी हुई, खुदा ने खुद बखुद तारुफ़ करवा दिया, यानी कि जान छूटी खुद बखुद ही, अल्लाह ताला की तरफ से कोई सवाब बन गया। मददगार साहब ने कहा, जी हाँ। नवाब साहब मुस्कुराते हुए नीचे उतर आए। मेरी तालीम का हाल पूछा। मैंने बयान किया। मेरे ख़ानदान से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे, नाम बेनाम एक एक का जिक्र करते और तारीफ़ करते। गर्ज़ इन्हीं बातों में शाम हो गई। जब सब रुखसत होने लगे तो फरमाया, मास्टर साहब आप दोनों वक्त आया कीजिए, मैं अमूमन यही होता हूँ, अगर यहाँ ना भी हुआ तो जहाँ हूँगा चौबदार आपको पहुँचा देंगे। दूसरे रोज़ हम सुबह 8:30 ही बजे से पहुँच गए। एक चौबदार से पूछा कि नवाब साहब किस तरफ से बरामद होंगे। इसने कहा, मेरे साथ आइए। हम साथ हो गए। इसने ले जा बरामद की इन्हीं टूटी कुर्सियों पर बैठा दिया जिनका मैंने कहीं ऊपर जिक्र किया है। बैठे बैठे उकता गया। नवाब साहब ना आज निकलते हैं ना कल। चौबदार उधर से निकलता, इससे पूछता कि भाई नवाब साहब आज बरामद होंगे या नहीं। वो यही कि चिल्ला जाता, यही कह के चला जाता कि आप तशरीफ़ रखिए। जब एक कुर्सी पर बैठे बैठे थक जाता तो उठकर दूसरी पर जा बैठता। आखिर खुदा खुदा करके दिन के 12 बजे कि तोप चली। इस वक्त एक चौबदार आकर कहा, अब आप जाइए, सरकार महल में तशरीफ़ ले गए, शाम को आइएगा तो मुलाकात होगी। क्या बताऊं कि इस कदर गुस्सा आया, लेकिन जिस बिज़ होकर रह गया। आके अपनी जगह से उठा और साइकिल संभाल घर आया। शाम को जाने का इरादा ना था, मगर लोगों के कहने सुनने पर भी पहुंच गया। एक चौबदार ने ले जाकर फिर इन्हीं कुर्सियों पर बैठा दिया। ख्याल था कि शायद इस मर्तबा मुश्किल आसान होगी, मगर वहाँ कौन किसको पूछता है। बैठे बैठे शाम के 6 बज गए। इस वक्त मैंने दिल में कहा, हज़रत अगर यूं ही हाथ पांव तोड़े बैठे रहे तो तमाम उम्र भी इत्तला चले आने पर नवाब साहब को इत्तला ना होगी। चलो बग़ैर इत्तला ही पहुंच जाओ, रास्ता तो मालूम है। हो ना हो नवाब साहब इसी तरफ होंगे जिधर कल थे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा बिला इत्तला चले आने पर खफा हो जाएंगे। खफा होते हैं तो हो जाएं, तुम रूठे हम छूटे। ये सोचकर कुर्सी से उठा, कमरे में हो बलेयर रूम में आया। यहाँ नवाब साहब की आवाज़ साफ आ रही थी। इस आवाज़ की सीध में चला, देखा तो कमरे के बाहर ही नवाब साहब इनके सब मुसाहब यानी कि वो जो एक ओहदे पर कायम होते हैं वो खड़े थे। मैं भी ये जा तस्लीमात बजा लाया। जब इस कार्रवाई यानी इस अमल से फारिग हुआ तो नवाब साहब मुस्कुराकर कहने लगे, अजी मास्टर साहब आप सबको कहाँ गायब रहे? मुझको तो आपका बड़ा इंतज़ार रहा। मैंने कहा, जनाब अली मैं तो सुबह को भी आया था, मगर किसी ने इत्तला ही नहीं की। आखिर 12 बजे चला गया। अब भी वही सूरत पेश आती अगर मैं खुद बग़ैर इत्तला ना चला आता। ये सुनकर नवाब साहब को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, आप आए थे और मुझे इत्तला नहीं दी गई, किसके क्या मायने, इसके क्या मायने? मैंने तो कल ही कह दिया था कि मैं जहाँ भी हूँ आपको इत्तला कर दी जाए। मैंने कहा, देखिए वो चौबदार साहब जो पीछे खड़े हैं, इन्होंने ही मुझे ये वहाँ टूटी हुई कुर्सियों पर ले जाकर बैठाया था कि अभी सरकार बरामद नहीं हुए, और वो जो उनके बराबर खड़े हैं
खुदा झूठ ना बुलवाए तो 8-10 मरतबा इनसे कहा, मगर इन्होंने सिर्फ गर्दन के झटके ही पर टाला। जितने चौबदार थे सब नीली पीली आंखों से मेरी तरफ देख रहे थे, मगर मैंने जब तक सबकी खबर न ले ली चुपका ना हुआ। एक चौबदार नवाब साहब के बहुत मुंह चढ़ते हुए थे। वो कुछ हिम्मत करके आगे बढ़े और हाथ बांध कर कहा, सरकार। मगर मैंने इनको आगे चलने ना दिया और कहा, क्या सरकार सरकार लगाई है? कोई बात में मैंने गलत कही है जिसकी अब आप सेहत फरमा रहे हैं? बस खामोश रहो, इस तरह बातों में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। वो फिर कुछ कहना चाहते थे कि मैंने खामोश इस ज़ोर से कहा कि वो घबरा कर पीछे हट गए। बेचारे समझे होंगे कि कहीं ये हज़रत ज़ुबान से हाथ पर ना उतर आए। पहले तो नवाब साहब की पेशानी पर कुछ बल आए, मगर फिर हंसने लगे। समझे होंगे कि पुरानी और नई तहज़ीब की टक्कर है, यानी पुराने लोग, वही बात आ गई कि पुराने और नए लोगों की टक्कर का आमना सामना यानी। मगर इस रोज़ से चौबदारों का ये हाल हो गया कि मेरी शक्ल से घबराते थे। इल्म मजलिस का रंग जैसा मैंने यहाँ देखा ना पहले कभी देखा, ना देखने की आरजू यानी ख्वाहिश थी। इस नवाबी दरबार में मेरी साफ गोई बाज़ वक्त अजीब रंग लाती थी। एक रोज़ शाम के वक्त दरबार गर्म था कि दो साइस साहब यानी घोड़े की देखभाल करने वाले को साइस साहब की साफ़ सुथरी वर्दियाँ पहने रेशमी बाग दौड़े हाथ में लिए एक खूबसूरत घोड़े को मुलाहिजे के लिए यानी मुशाहिदे के लिए लाए। ये घोड़ा इसी दिन ऑस्ट्रेलिया से आया था। नवाब साहब ने कोई 3,000 रुपये में ख़रीदा था। घोड़े को नवाब साहब ने अपने हाथ से शक्कर खिलाई, कुछ पढ़कर इसकी पेशानी पर दंड किया और कहा, भाई अजीब चीज़ मिली है। बस इतना सुनना था कि मुसाहबों ने तारीफ़ के पुल बांध दिए। जब तारीफ़ों की कोई इंतहा न रही तो नवाब साहब को डर हुआ कि कहीं मेरा प्यारा घोड़ा इस नए घोड़े से ना दब जाए। तो उन्होंने कहा, यह सब कुछ सही, मगर हमारे घोड़े नाम बताना गोया सारे राज का इंकेशाफ यानी बात का जाहिर हो जाना इंकेशाफ करना है। इससे अच्छा थोड़ा ही हो सकता है। यहाँ तो सब सरकार के नौकर थे, बेगुन के नौकर थे ही नहीं बदला, फ़ौरन बदल गए। एक साहब कहने लगे, खुदावन नेमत भला घोड़ों के तस्करे में इसको कैसे लाया जा सकता है? यानी उनके बातों में वो घोड़ा थोड़ी है, वो तो इंसान है। इंसान इनका इतना कहना था कि यार लोगों को गुफ्तगू का सिलसिला मिल गया। अब क्या था, इस दूसरे घोड़े की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए, यानी बहुत तारीफ़ें की, बहुत बातें की। जब कहीं जाकर नवाब साहब को तस्कीन हुई, इस तरफ से ज़रा फुर्सत पाई तो नवाब साहब ने मेरी तरफ देखकर इरशाद फरमाया, मिर्ज़ा साहब आपने इस घोड़े के मुतालिक कुछ नहीं कहा? मैंने अर्ज़ की, जनाब आली मुझे ना इस बारे में कोई वाक़फ़ियत है और ना तारीफ़ करने के लिए अल्फाज। मैं सिरे से घोड़े पर चढ़ना ही नहीं जानता, साइकिल पर सवार होता हूँ, इसका एक एक पुर्जा पहचानता हूँ। माशाल्लाह जब इतने वाकिफ़कार लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो घोड़ा अच्छा ही होगा। अगर सच पूछिए तो मैं इस तरह तमाम गुफ्तगू में ये भी नहीं समझा कि घोड़े के किस किस जोबंद की तारीफ़ हो रही है, यानी जोड़बंद, उसके किस किस अज़ू की तारीफ़ हो रही है। नवाब साहब ये सुनकर मुस्कराने लगे। खैर इन्हीं बातों में कोई 8 बज गए और दरबार बर्खास्त हुआ, यानी ख़त्म हो गया, बंद हो गया। अब दूसरे दिन शाम का जिक्र सुनिए कि नवाब साहब ने हुक्म दिया, हमारा नया घोड़ा लाओ। साइस इसी तरह बना सवार के घोड़े को लाए, मगर बजाय चलने के वो फुदकता हुआ आया। 4 टांग के घोड़े की जगह 3 टांग का घोड़ा रह गया। ये देखना था कि नवाब साहब आग बगोला हो गए, यानी गुस्सा हो गए, और इसी सिरे से उस सिरे तक सारे साइसों और कोचवानों को ले डाला। मुसाहबों ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि एक साहब ने इस टांग टूटने को जादू का असर बताया, दूसरे ने साइस की लापरवाही को सबब ठहराया। अगर जितने मुँह इतनी बातें, मगर आखिरकार ये गलबा आ रहा तस्फ़ी यानी सबसे ज़्यादा फोकियत वाली बात मानना कि दूसरे घोड़े के साइसों ने जलकर इसकी टांग तोड़ डाली है। करार पाया कि तमाम साइस एक कल में मौकूफ़ बिल्कुल ठहरा हुआ। मैंने नौजवान गरीबों पर बिला वजह आफत आते देखी, यानी मुसीबत आते देखी, तो मुझसे ना रहा गया। आगे बढ़कर कहा, जनाबे वाला कल तारीफ़ों के जोश में ख़याल नहीं फरमाया कि घोड़ा लंगड़ा है। अगर ज़रा गौर से घोड़े को मुलाहजा यानी उसका मुशाहिदा करते फरमाया गया होता तो कल ही मालूम हो जाता कि यह घोड़ा
3 टांग का है। कल भी चलने में ये एक पाँव पर जोर नहीं देता था। मेरा ये कहना था कि जितने लोग वहाँ खड़े थे सब ने बुरे बुरे दीदों से यानी बुरे बुरे तरीके से मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहने की किसी को हिम्मत ना हुई। जानते थे कि झाड़ कांटा होकर कहीं लिपट ना जाए। नवाब साहब को भी ज़रा मालूम हुआ। कहने लगे, मास्टर साहब, अगर आपको मालूम था कि घोड़ा लंग मारता है तो कल ही क्यों ना कहा। मैंने कहा, जनाब अली, जब इतने हजरात तारीफ़ कर रहे हों तो भला मेरी क्या मजाल है जो इन सब के ख़िलाफ़ एक हर्फ भी ज़ुबान से निकाल सकूं। अगर ये हजरात घोड़े की तारीफ़ की बजाय मेरी मजम्मत पर उतर आए, तौहीन पर, तो मैं कहाँ इससे पीछा छुड़वाता फिरता। वो बुलाते, पास बिठाते, पान खिलाते, इधर उधर की गप्पे उड़ाती, शेर और सुखन के चच्चे रहते, यानी शेर व शायरी करने के। इस वाक़े के चंद ही रोज़ बाद से हमारे अलीगढ़ जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में क्या क्या इंतज़ाम हुए इसका इल्म तो अल्लाह को है। हाँ, बाहर जो कुछ लाओ शुक्र जमा किया गया, इसका हाल सुन लीजिए। लश्कर यानी कि जो उसका जमा किया गया, एक रोज़ शाम के 4 बजे के करीब छोटे साहबजादे साहब महल सरा यानी जो बादशाह जो न थे सारे वो लोग तशरीफ़ आए। नवाब साहब ने फरमाया, बादशाह, लो अब तुम जो चीज़ें साथ ले जाना चाहते हो छांट लो। मास्टर साहब भी मौजूद हैं, ये भी इस इंतखाब में मदद करेंगे। सबसे पहले गाड़ी घोड़ों का इंतखाब शुरू हुआ। यानी कि अब जो है वो अलीगढ़ जा रहे हैं तालीम के लिए, और साथ क्या क्या रख रहे हैं ज़रा इसको भी आप सुनिएगा। पढ़ने जा रहे थे, फिर भी नवाब के बेटे थे। अल्लाह के फजल से 4 गाड़ियाँ और 6 घोड़े पसंद किए। इसके बाद मुलाजमीन के छांटने की बारी आई। 4 खिदमतगार, 2 पाँव दबाने वाले, 1 कहानी कहने वाला, 2 बर्ची, 8 साइस। इस तरह खुदा झूठ ना बुलवाए तो कोई 20-25 आदमी मुंतखब हुए। इस वाक़े को 3 रोज़ गुजर गए। एक दिन रात को जब 8 बजे के करीब दरबार बर्खास्त होने लगा तो नवाब साहब ने मेरी तरफ देखकर फरमाया कि मास्टर साहब, आज रात को हम सब छोटे मियाँ को पहुंचाने के लिए अलीगढ़ जा रहे हैं, आप भी 2 बजे स्टेशन पर आ जाइए। मैंने अर्ज़ की, अली जनाब, मैंने अभी तक चलने की कोई तैयारी नहीं की है और ना मैं ऐसे फौरी हुक्म के लिए ख़ुद तैयार था। आप तशरीफ़ ले जाइए, मैं इंशाअल्लाह 2-3 रोज़ बाद पहुंच जाऊंगा। अलगर्ज़ ये तस्फ़ी के तीसरे रोज़ मैं यहाँ से रवाना हुआ और इस वक्त तक नवाब साहब वहीं तशरीफ़ फरमा रहे हैं। दूसरे रोज़ सुबह ही मैंने रवानगी की तैयारियां शुरू की। शाम को मददगार साहब से मिलने गया। इनसे मालूम हुआ कि नवाब साहब स्टेशन गए थे कि नज़ला शुरू हो गया और वो माए मुसाहिबैन वापस तशरीफ़ ले आए, मगर साहबजादे साहब इनका लश्कर आगे चला गया। मददगार साहब से मिलकर मैंने नवाब साहब के यहाँ देखा कि मेरे हाथ में दिया साहबजादे साहब का तार था कि कॉलेज वालों ने तमाम मुलाजमीन और गाड़ी घोड़ों को बोर्डिंग में रखने से इनकार कर दिया है और हदायत की है कि अगर इस कॉलेज में रहना है तो सिर्फ़ एक अतालिक यानी उस्ताद और एक नौकर के साथ आकर रहो, वरना कोई दूसरा कॉलेज तलाश करो। इस तार ने तमाम मुसाहिबैन में एक जोश फैला दिया। कोई कहता था, खुदावंद नेमत, ये तिजारत पेशा लोग हैं, भला क्या जाने कि नौजवानों के लड़के किस तरह रहते हैं और किस तरह तालीम पाते हैं। ये तो गधे घोड़े दोनों को एक लाठी से हाँकते हैं। खुदा के वास्ते साहबजादे साहब को बुलवा लीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं इनके दुश्मन बीमार पड़ जाएं। मैंने कहा, अमीर साहब, जब नवाबी ही करनी है तो पढ़ाने में फ़ायदा, नवाब बनकर नहीं पढ़ा जाता, तलबे इल्म बनकर पढ़ा जाता है। साहबजादे साहब को अगर नवाब साहब बिल्कुल मेरे स्पुर्द कर दें तो मैं 2 ही बरस में दिखा दूं कि क्या से क्या हो गया। ये बातें हो रही थी कि दूसरा तार आ गया। लिखा था, मैं अकेला नहीं रह सकता, वापसी की इजाज़त दी जाए। मैंने बथेरा सर मारा मगर मेरी एक ना चली और तार दे दिया कि फ़ौरन चले आओ। जब तालिबे इल्म ही ना रहा तो अतालीक कैसा, यानी कि अब वो भी नहीं रहा तो उसकी नौकरी भी गई। मैं नवाब साहब को इस रोज़ जो आखिरी सलाम करके आया तो वो दिन और आज का दिन फिर कभी नहीं गया। मुद्दतें गुज़र गई, भूल गए होंगे, मगर मुझे पुरानी और नई तहज़ीब की यह टक्कर हमेशा याद रहेगी। तुम हमें भूल गए हो साहिब, हम तुम्हें याद
کیا کرتے ہیں۔